बारिश में गरीब का नारियल घर। तेज बारिश में भी विनोद सुबह से शाम तक नारियल बेच रहा होता है और शाम को थैला लेकर बारिश में भीगता हुआ घर जाता है, जहां वो अपने पूरे परिवार को एक साथ देखता है। इस बारिश में तुम दोनों आज भी काम पर नहीं गए? हाँ पापा, इस बारिश में मजदूरी का काम कहाँ हो पाता है। इस बारिश में मजदूरी ही नहीं बल्कि कोई काम नहीं हो पाता। सुबह से एक नारियल नहीं बिका आज तो। अच्छा हुआ पापा आप इस बारिश में आज जल्दी घर आ गए। देखिए मैंने पकौड़े बनाए हैं। अब पूरा परिवार बारिश के मजे लेते हुए पकौड़े खाता है तो वहीं कविता के दोनों बच्चे कविता वाली किताब पढ़ रहे होते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ आपको पता है मेरी कविता वाली ये किताब बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारी जादुई कहानी है। माँ आपको पता है एक बार की बात है, एक गरीब किसान की परी ने मदद की थी और एक बार एक लकड़हारा लकड़ियाँ काटता है और जब उसकी कुल्हाड़ी पानी में चली जाती है तो उसे जादू की मदद से 3 कुल्हाड़ी मिलती है और वो अमीर हो जाता है। क्या सच में जादू होता है? नहीं बेटा, ये सब बस किताबी बातें हैं। जादू जैसा कुछ नहीं होता। रात काफी हो गई है, चलो खाना खाओ और सो जाओ। कुछ देर में पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और सब अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, पर राजू और पिंकी आज दादा दादी के साथ सोने की जिद करते हैं। भाभी देखो ना, ये दोनों आज माँ पापा के साथ सोने की जिद कर रहे हैं। तो क्या हो गया काजल, आज मेरे पोता पोती को मेरे पास रहने दे। जाकर तू सो जा। आशा के कहने पर काजल, कविता, सोनू, मोनू और निशा अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। तो वहीं सोने से पहले अब भी दोनों बच्चे आशा और विनोद को परेशान करते हैं। दादी माँ तो कह रही थी कि जादू जैसा कुछ नहीं होता है, पर हमारी मैडम कहती कि बहुत समय पहले जादू होता था। हाँ बच्चों, बहुत समय पहले जादू होता था पर अब नहीं होता, इसलिए चलो अब सो जाओ। आशा और विनोद दोनों बच्चों को पकड़कर सो जाते हैं। समय गुजरता है और उनका परिवार इसी तरह हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा होता है। और एक दिन रात से तेज बारिश शुरू हो जाती है। निशा गर्भवती थी और जहां खाना बना रही होती है वहां की दीवार का मसाला खाने में गिर जाता है। एक तो ये बारिश, ऊपर से हमारे घर की दीवार इतनी झड़ने लगी है, सारा खाना बर्बाद हो गया। हमारा घर काफी पुराना है, अब हमारे घर को मरम्मत की जरूरत है। सोनू जी, पापा जी कुछ कीजिए। अरे बहू, बारिश रुकने दो, मैं किसी से पैसे उधार लेकर घर की मरम्मत करवा लूंगा। पापा, आपको उधार लेने की जरूरत नहीं है। आपके दोनों बेटे मजदूरी का ही काम करते हैं। हम साइड से थोड़े टाइल बदरपुर ले आएंगे और खुद ही अपने घर की मरम्मत कर देंगे। वैसे भी हमारे पास पैसे की थोड़ी दिक्कत चल रही है और निशा का 6ठा महीना लगने वाला है। ऐसे में कर्ज लेना ठीक नहीं है। माँ देखो बाहर मेरे सभी दोस्त बारिश में भीग रहे हैं, मुझे भी जाना है। हाँ बेटा जाओ, तुम भी बारिश में नहा लो और दोस्तों के साथ मजे करो। विनोद के कहने पर पिंकी घर से बाहर जाती है और गांव के कुछ बच्चों के साथ पानी में कूद कूद कर नहाने लगती है। और आज भी पूरा परिवार घर में बैठकर बारिश को देख रहा होता है, पर इस बार वो अपने घर को लेकर परेशान होते हैं। पता नहीं भगवान हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों करता है। जब प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ तो आपके दोनों बड़े भाइयों ने बड़ी चालाकी से सारी अच्छी जमीन ले ली, ये कहकर कि उन्होंने पैसे दिए थे, और हमें वो नारियल का बगीचा दिया जिसमें नारियल भी नहीं आता था, और ये घर जिसकी हालत आज भी इतनी खराब है। आशा, क्यों दुखी होती हो? जिस पेड़ पर कभी फल नहीं आता, उस पेड़ को जब मैं काटने के लिए गया ताकि हाथ में कुछ पैसे आ सके तो मैंने वहां फल देखा और आज उस नारियल को बेचकर मैंने अपना घर चलाया है। आशा, इससे तो यही पता चलता है कि भगवान अगर हमें मुसीबत में डालता है तो वही हमें निकालता भी है। माँ जी, बारिश और अपने हालातों को लेकर दुखी मत होइए, भगवान ने हमारे लिए अच्छा ही सोच रखा होगा। हाँ बहू, तू सही कह रही है। मैं अभी बाहर से पिंकी को लेकर आती हूँ, नहीं तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना बोलकर आशा पिंकी को अंदर लेकर आती है। समय गुजरता है और मॉनसून का महीना होने की वजह से हर दिन बारिश होती और गरीब परिवार अब सही से कमा नहीं पाता। तो वहीं पिंकी और राजू खाना खाते हुए अपने परिवार से कहते हैं, बुआ आपको पता है मेरी दोस्त की माँ भी कह रही थी कि जादू सच में होता है। मैंने तो सोच लिया है अगर कभी मुझे कोई जादू मिला तो मैं उनसे कहूंगी कि दादू को इतना नारियल दे कि हम नारियल का घर बना ले। मैंने किताबों में पढ़ा है पेड़ का घर, नारियल का घर, कागज का घर होता है। भाभी, पिंकी कितना बोलती है। सच में बच्चों के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं होता है। राजू और पिंकी के सवालों से पूरा परिवार परेशान हो जाता है और वो लोग हंसने लगते हैं।
देखते ही देखते काफी रात हो जाती है और फिर से छत टपकने लगती है, जिस वजह से तीनों सास बहू मिलकर बर्तन लगाकर सो जाते हैं। मोनू जी, माँ जी, सब उठिए, देखिए मुझे किसी कीड़े ने काट लिया। निशा की आवाज सुनकर पूरा परिवार उसके कमरे में आता है। पापा, निशा को किसी कीड़े ने काट लिया है, मैं निशा को इंजेक्शन लगवाने के लिए जा रहा हूँ। हाँ बेटा, आराम से जाना, बाहर अभी भी बारिश हो रही है। मोनू छाता लेकर निशा के साथ बारिश के गंदे पानी को पार करता हुआ मोहल्ले के डॉक्टर के घर जाता है, जहां डॉक्टर निशा को एक इंजेक्शन देते हैं। मैंने आपकी बीवी को इंजेक्शन दे दिया है। बरसात का समय है, खिड़की दरवाजे बंद करके सोया कीजिए। वो डॉक्टर जी, हमारा घर नीचे है और घर बहुत पुराना है, शायद इसी वजह से कहीं से बरसाती कीड़ा आ गया होगा, पर हम जल्दी घर की मरम्मत करवाने की सोच रहे हैं। दवाई लेकर बारिश में ही मोनू छाता लिए निशा के साथ अपने घर आता है, जहां वो देखता है कि रोड का पानी अब उनके घरों में जा रहा है और पूरा परिवार घर से पानी निकाल रहा है। देखिए ना देवर जी, कितनी ज्यादा बाहर बारिश हो रही है, अब तो रोड का पानी भी घर में आ रहा है। आप एक काम कीजिए, पापा जी के तख्त पर देवरानी जी को लेटा दीजिए, वो गर्भवती हैं, वह इतना काम नहीं कर पाएंगी। माँ पापा, मैं भी सोना, बहुत नींद आ रही है। हाँ बच्चों, तुम दोनों अपनी चाची के साथ तख्त पर जाकर लेट जाओ, और घर में एक ही तख्त है, अगर 2-3 होते तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती। अभी मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ बहुत सारे टाइल मसाले बदरपुर रखे हुए हैं, मालिक ने उन्हें फेंक देगा या किसी और को दे देगा। मैं कल ही वहां से सामान उठाकर ले आऊंगा और रात को सबसे पहले छत की मरम्मत करूंगा और चौखट ऊंचा करूंगा ताकि रोड का पानी घर में ना आ सके। निशा दोनों बच्चों के साथ तख्त पर आराम करती है, तो वहीं पूरा परिवार रात भर बारिश का पानी निकालता है और सुबह होते ही सोनू मोनू बाहर जाते हैं और साइड से कुछ टाइल, ईंट, बदरपुर और सीमेंट लेकर घर आते हैं। अब जैसी बारिश रुकती है, शाम को दोनों भाई घर की मरम्मत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर इस वक्त विनोद के दोनों भाई शंभू और सुरेश आते हैं। अरे लगता है इस बारिश से परेशान होकर तुम दोनों भाई घर की मरम्मत करने जा रहे हो, पर रहने दो, क्योंकि ये हम घर बेचने के लिए आए हैं। इस घर में हम तीनों भाई का हिस्सा है, सब चीज का बंटवारा हुआ था सिवाय इस घर का। भैया, बंटवारे में मुझे कुछ नहीं मिला, अगर तुम ये घर भी छीन लोगे तो मैं बेघर हो जाऊंगा। अरे किसने कहा तू बेघर हो जाएगा? 3 जगह पैसों का हिस्सा लगेगा, तो उन पैसों से अपने लिए नया घर खरीद लेना। हमें यह घर बेचना बहुत जरूरी है, हमारे बेटे अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उन दोनों को कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए और ये घर 1.5 लाख में बिक ही जाएगा। भैया, अरे पर 50,000 में घर कहाँ मिलता है? यार ये बात भी सही है, एक काम कर, तू हमें 1 लाख दे दे और ये घर ले ले, और अगर पैसे नहीं दे सकता तो बीच में मत बोल, क्योंकि ये पक्का मकान भी हम दोनों भाई के पैसों से बना था। अगर ज्यादा बोलेगा तो वो जो 40-50 हजार हम तुझे दे रहे हैं वो भी नहीं देंगे। अपने भाइयों के सामने विनोद कुछ नहीं बोल पाता और वो लोग 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वो घर बेचकर चले जाते हैं, जिस वजह से पूरा परिवार बेघर हो जाता है और आसपास के लोग उन पर तरस खाते हैं। बहन, सच में तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। अगर तुम्हारा इतना बड़ा परिवार न होता तो मैं कुछ दिन तुम्हें अपने घर में रहने देती, पर मेरा घर तो खुद छोटा सा है। कोई बात नहीं बहन, तुमने हमारे बारे में सोचा, हमारे लिए यही काफी है। मैंने अपने नारियल के बगीचे में एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी है। कभी माल नहीं बिकता था तो मैं उस झोपड़ी में नारियल रखता था। जब तक घर का इंतजाम नहीं हो जाता हम वहीं रहेंगे। आसमान में बादल मंडरा रहे हैं, किसी भी वक्त बारिश होती होगी। मौसम बिगड़ने लगता है, तेज आंधी तूफान चलने लगती है। अब विनोद अपने पूरे परिवार के साथ जल्दी से नारियल के बगीचे में पहुंचता है। वो झोपड़ी काफी छोटी थी और उसमें भी काफी सारे नारियल रखे थे, जिस वजह से बच्चे और बहू अंदर जाकर बैठ जाते हैं, पर सोनू, मोनू और विनोद के लिए जगह नहीं होती और इसीलिए वो लोग नारियल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अपनी किस्मत को कोसते हैं। आज लग रहा है आशा भगवान से जो शिकायत करती थी वो सही थी। हमारे साथ जब कुछ अच्छा होने लगता है उससे पहले बुरा हो जाता है। पापा हिम्मत रखिए, हम दोनों भाई काम करते हैं। मॉनसून का मौसम खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम अपना खुद का मकान खरीदेंगे। भैया, मेरी बीवी गर्भवती है और वो तो झोपड़ी है। आखिर एक झोपड़ी कब तक हमें बारिश से बचा सकती है? और जब तक घर नहीं मिलेगा हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे? अगर मेरी बीवी या होने वाले बच्चे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? अब मोनू अपनी हिम्मत हारने लगता है और रोना शुरू कर देता है। ये सब नारियल का पेड़ देख नहीं पाता और वो भी रो पड़ता है और रोने की आवाज सुनकर वो तीनों बाप बेटे घबरा जाते हैं और उठ खड़े होकर नारियल के पेड़ को देखते हैं और नारियल का पेड़ उनसे कहता है,
तुम्हारे भाई सच में बहुत बुरे हैं और हमेशा तुम्हारे साथ गलत ही हुआ है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ जो वर्षों से यहीं खड़ा हूँ। मैंने तुम्हारी कई सारी पीढ़ियां देख ली हैं और हर बार ऐसा ही हुआ है जब अमीर ने हमें किसी गरीब के हाथ सौंप दिया। इसलिए हम तभी फल देते हैं जब कोई गरीब बहुत मजबूर होता है। पर अब लगता है नारियल देने से भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं जादुई हूँ और जादुई होकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। जादुई पेड़ को बोलता देखकर विनोद, सोनू, मोनू हैरान हो जाते हैं। तो वहीं झोपड़ी से पूरा परिवार बाहर निकलता है और जादुई पेड़ को देखकर सबसे ज्यादा खुश राजू और पिंकी होते हैं और जादुई पेड़ से कहते हैं, माँ देखो, मैं कहती थी ना आज भी जादू होता है। और जादुई पेड़, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? तुम तो जादू करना जानते हो। अरे पिंकी, हमारे पास घर नहीं है इसलिए जादुई पेड़ दुखी है। पर जादुई पेड़, अगर तुम हमें घर नहीं दे सकते तो नारियल तो दे सकते हो। हमारे पापा मजदूरी का काम करते हैं, वो घर बनाना जानते हैं। हमारे पापा उन नारियल से घर बनाएंगे, फिर हम लोग भी नारियल के घर में रहेंगे। बच्चों की बात सुनकर कविता को एक आइडिया आता है और वो जादुई पेड़ से कहती है, मेरे बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम तो किसी भी आकार का हमें नारियल दे सकते हो। तुम हमें 3 बड़े बड़े नारियल दो, इतने बड़े नारियल जिसे काट कर हम घर बना सकें। कविता के कहने पर नारियल के पेड़ से तेज पीली रोशनी निकलती है और उनके सामने 3 बड़े बड़े नारियल खड़े हो जाते हैं। ये नारियल कितने बड़े हैं भैया? आप इन 3 नारियल से घर कैसे बनाओगे? हमने ऐसे ऐसे घर के स्ट्रक्चर बना रखे हैं जब हम एक पत्थर से उनको गोल शेप दे सकते हैं और किसी भी प्रकार का आकार दे सकते हैं, तो फिर हम इन नारियल को काटकर 3 घर क्यों नहीं बना सकते? इतना बोलकर दोनों भाई गांव जाते हैं और वहां से एक पत्थर, मसाले और घर बनाने का सारा सामान लेकर आते हैं। जिसके बाद दोनों भाई अपने पिता के साथ मिलकर जमीन पर पक्का फर्श बनाते हैं और एक नारियल को उस घर के साथ जोड़ देते हैं और पहले नारियल में दरवाजा काटते हैं और नारियल के छिलकों से दरवाजा बनाकर अंदर जाते हैं और उसी घर में एक कमरा, एक ड्राइंग रूम तैयार करते हैं। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और 1 हफ्ते बाद वो अपने घर की छत डालते हैं और बड़ी मुश्किल से दूसरे नारियल को 2nd फ्लोर पर ले जाकर रखते हैं और उसकी बड़ी सी विंडो तैयार करते हैं और उस प्लॉट पर वो लोग अपनी रसोई और एक कमरा तैयार करते हैं। देखते ही देखते कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं और बारिश में भी सोनू, मोनू अपने पिता के साथ मिलकर जादुई पेड़ की मदद से आखिरी नारियल को 3री मंजिल पर रखवाते हैं और उसमें वो गेस्ट रूम, बाथरूम और प्ले रूम तैयार करते हैं। साथ ही 3rd फ्लोर के नारियल घर में वो छत विंडो बनाते हैं जिसे खोलकर बच्चे मजे कर सकें। माँ, भाभी, निशा, काजल, देखो हमारा नारियल का 3 मंजिल मकान बनकर तैयार हो गया है। इसमें हमने ग्रिल और छत भी पक्की डाली है। अगर कल को छत खराब भी हो गई तो भी हमारे घर में पानी नहीं जाएगा क्योंकि हमारा घर नारियल से बना है। हमारा 1 महीने में ये नारियल घर बनकर तैयार हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है बाहर से। चलो अब अंदर चलकर देखते हैं। अपने 3 मंजिल का नारियल घर देखकर उन सभी की आंखों में एक नई चमक होती है। अब पूरा परिवार सीढ़ी चढ़कर अपने पहले मंजिल पर पहुंचता है और वो नारियल घर का दरवाजा खोल दरवाजे से ही पूरा घर देखते हैं। दरवाजा खोलते ही सामने हमारे 2 कमरे और लिविंग रूम नजर आ रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। माँ, आप 2nd फ्लोर पर चलते हैं ना, मुझे तो उसका डोर अच्छा लग रहा है। अब पूरा परिवार एक एक करके अपनी 2nd फ्लोर पर जाता है और वो नारियल घर का पूरा पर्दा हटाते हैं और पर्दा हटाते ही उनके सामने एक कमरा, एक रसोई, एक लैट्रिन बाथरूम होता है। हमारा नारियल घर सिर्फ ऊपर से ही देखने में नारियल नहीं तो हमारा घर सब कुछ कितना सुंदर है। माँ, मैं तो अंदर जा रही हूँ पूरा घर अच्छे से देखने। पिंकी के साथ पूरा परिवार अंदर जाता है। पहले वो रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर पूरी रसोई को चारों तरफ से निहारते हैं और उसके बाद अपने कमरे में जाते हैं। कुछ ही देर में वो लोग 3rd फ्लोर पर जाते हैं। ये छत कितनी बड़ी है और इस पर हमारा नारियल घर कितना सुंदर दिख रहा है। और भैया ने तो छत विंडो भी लगाई है। मैं तो अंदर जा रही हूँ देखने, हो ना हो सीढ़ी भी होगी। काजल बच्चों के साथ अंदर जाती है और अंदर बड़ा सा रूम, लैट्रिन बाथरूम और बच्चों के खेलने की जगह देखकर काफी खुश होती है। तो वहीं दोनों बच्चे सीढ़ी चढ़कर विंडो छत खोलते हैं और बाहर का नजारा देखते हैं। माँ, दादी, आपको पता है यहाँ से तो हमारा पूरा गांव नजर आ रहा है। अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और ये सब कुछ हमारे जादुई नारियल पेड़ की वजह से हुआ है। अब पूरा परिवार घर से बाहर आता है और जादुई नारियल पेड़ को धन्यवाद करता है और अपने 3 मंजिले नारियल घर को देखते हैं। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और वो लोग अच्छी तरह से अपने घर में रहते हैं।
तो वहीं बच्चे भी कभी नीचे नारियल घर में जाते तो कभी ऊपर नारियल घर में जाते। और रसोई में जब निशा और कविता खाना बनाते तो चुपके से खाना लेकर तीसरी मंजिल पर जाते और अपनी बुआ के साथ खेलते हैं। अब तुम दोनों खेलो, मुझे बहुत सारे कपड़े सुखाने हैं। अब काजल अपनी बड़ी सी छत पर तार पर गीले कपड़े डालने लगती है तो वहीं पास से गांव की दो औरतें गुजर रही होती हैं। पता नहीं इस बारिश में गरीब आशा अपने पूरे परिवार के साथ कहाँ गई। 2 महीने हो गए जब से गई है, नजर नहीं आई। शोभा बहन उधर देखो, विनोद भाई साहब ने नारियल के बगीचे में अपना आलीशान घर बना लिया है और वो लड़की मुझे काजल जैसी लग रही है। 3 मंजिल का घर और उस पर नारियल घर, और उस नारियल घर के छत पर काजल को देखकर दोनों औरतें हैरान हो जाती हैं और उनके घर जाती हैं। अरे बहन, तुम दोनों यहाँ? बहन, तुम्हारे दोनों बेटे तो बहुत टैलेंटेड हैं। तुम्हारा घर दूर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे सच में नारियल का बना हो। वैसे इन 2 महीने में तुमने इतना आलीशान घर कैसे बनाया? आंटी, जब हाथों में हुनर होता है तो दूसरों की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। कविता की बात सुनकर वो दोनों औरतें कुछ नहीं कहती और चाय पीकर अपने घर वापस जाती हैं। समय गुजरता है और एक दिन गांव में शंभू और सुरेश अपनी बीवियों के साथ आते हैं और उस दिन काफी तेज बारिश हो रही होती है और शंभू सुरेश गांव के लोगों का दरवाजा पीटकर उनसे अपने भाई का पता पूछते हैं। क्या आप सब बता सकते हैं मेरा भाई अपने परिवार के साथ कहाँ गया? अरे हमें हमारे भाई की जरूरत है। हमने अपने भाई के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए हम यहाँ उनसे माफी मांगने आए हैं। भाई साहब, ऐसे ही तेज बारिश में तुमने अपने भाई और उसके परिवार को बेघर किया था, इसीलिए शायद आज तुम भी रोते बिलखते हुए इस बारिश में यहाँ आए हो। मैं बताना तो नहीं चाहती, पर तुम्हारा भाई नारियल के बगीचे में ही घर बनाकर रह रहा है और अब वो लोग गरीब नहीं रहे। सुमित्रा की बात सुनकर शंभू और सुरेश काफी हैरान होते हैं और अपनी बीवियों के साथ नारियल के बगीचे में जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े नारियल के पेड़ के बीच उन्हें अपने भाई का 3 मंजिला नारियल का घर नजर आता है। देखिए जी, आपने जिस भाई से सब कुछ छीन लिया, आज वो कितने अमीर हो गए। शंभू सुरेश अपनी बीवियों के साथ घर के बाहर खड़े होते हैं कि तभी खिड़की से विनोद अपने भैया भाभी को देखकर बाहर आता है। अपने भाई को देख शंभू सुरेश रोने लगते हैं और हाथ जोड़कर अपने भाई से कहते हैं, हमें माफ कर दे विनोद, हमने तुझे इस बारिश में बेघर किया, इसीलिए हमारे बच्चों ने भी हमें इस बारिश में घर से निकाल दिया। हमने तुम्हारा घर बेचकर अपने बच्चों को पैसे दिए ताकि वो अच्छे पैसे कमा सके, पर पैसे कमाने के बाद तो उनके बूढ़े माँ बाप उन पर बोझ बन गए। अब तू ही हमारा आखिरी सहारा है। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। जब तक बंटवारा नहीं हुआ था तब तक आप दोनों ने ही मेरे बच्चों को पाला था, वो भी हम पर एक एहसान ही था। आप अंदर चलो, वैसे भी हमारा 3rd फ्लोर खाली ही रहता है, अब से आप दोनों वहीं रहना। इतना बोलकर विनोद अपने भैया भाभी को नारियल घर दिखाता है और आखिरी में 3rd फ्लोर पर ले जाता है और उनका सामान अलमारी में रखने लगता है कि तभी वहां कविता खाना लेकर आती है। दिल पर कोई बोझ मत रखिए। अगर आपने हमें बेघर ना किया होता तो शायद आज हम इतने अच्छे घर में ना होते। आपको पता है, हमारे पति अब ठेकेदार बन गए हैं। उनके पास इतना काम रहता है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती और अब हमारे पास 6-7 बंदे हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। अब तो मेरा भी 9वां महीना लग गया है, बहुत जल्द मेरा भी परिवार होगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब शंभू और सुरेश ये देखते हैं कि उसके भाई का पूरा परिवार उन्हें अपनों की तरह मान रहा है, उनका ख्याल रख रहा है, तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और राजू पिंकी जाकर उनके आंसू पोंछते हैं। जिसके बाद शंभू और सुरेश भी अपनी बीवियों के साथ उन्हीं के नारियल घर में रहना शुरू कर देते हैं।